हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप लोगों को हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को क्लास 9 की सोशल स्टडीज पढ़ा रही हूँ, जिसका हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पालमपुर करा था। तब मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके कुछ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज मैं वही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो इसके अलावा आपके उस पालमपुर में से कुछ नहीं आने वाला है। आप लोग इसको अच्छे से 1 से 2 बार बस पढ़ लीजिएगा और आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। और इसके अलावा जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए शूट किया था आप वो देख लीजिएगा। ये पूरा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पालमपुर एक विलेज है जहां पर क्या होता है, जहां पर प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन का कोई ना कोई एम भी होगा, ठीक है। तो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि प्रोडक्शन का जो एम है वो है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, यानी कि जो भी किसी भी तरह का गुड्स या किसी भी तरह की सर्विसेज उनको प्रोड्यूस करना प्रोडक्शन का मेन एम होता है। पालमपुर पालमपुर एक ऐसा विलेज जो कि आपका हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। उसके बाद व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट भी होगी, मतलब किस चीज़ से वो प्रोड्यूस होंगी। तो ये मैंने आप लोगों को चैप्टर में बताया था कि इसके लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले लैंड, आपके पास लैंड होना चाहिए, लेबर होना चाहिए और कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जो हमें दिखाई दे एंड ह्यूमन कैपिटल जो हम लोगों के मेंटली एफर्ट्स होते हैं या फिजिकली एफर्ट्स भी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगेन वही है, प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या है। Every production is organized combining land, labor, physical capital and human capital which are known as factors of production। तो ये अगेन क्वेश्चन वही रिपीट है, इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा नहीं समझा रही। तो हमारे प्रोडक्शन जो है वो इन 4 चीज़ों से, ये प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारी कोई भी प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What are the items that come under physical capital। अब फिजिकल कैपिटल के अंदर क्या क्या आइटम आ सकते हैं। देखो फिजिकल कैपिटल के अंदर 2 तरह की कैपिटल आती है, एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जो कि फिक्स्ड हो। फिक्स्ड मतलब ये नहीं कि वो हिल नहीं सकती, फिक्स मतलब होता है जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो। जैसे मशीनरी हो गई, कम से कम 5 लाख की आएगी, बिल्डिंग हो गई करोड़ों की होगी, ठीक है। तो ये फिक्स्ड, आप इसे जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। अभी मैंने अपने ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग खरीदी 5 करोड़ रुपए की, अब मेरा अचानक से मन बदल गया कि नहीं ऑफिस यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या मैं जल्दी से उसको मूव कर लूंगी? ऑफ कोर्स नॉट। तो वो होता है हमारा फिक्स कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल हमारा होता है जो हमें डेली बेसिस पे ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम जल्दी से चेंज कर सकें, तो वो हमारा होता है वर्किंग कैपिटल। और वैसे ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आने वाली आप लोगों की क्लासेस में, तो अभी जितना है सिर्फ आप लोग उतने पे ध्यान दीजिए। चलो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब ये जो हमारा फिक्स कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखो ऊपर मैंने आप लोगों को समझा ही दिया, डिफरेंस देख लेते हैं। देखो जैसे कोई भी टूल हो गया, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल, जिसको हम बहुत सारे टाइम तक यूज़ कर सके। अब मैंने बिल्डिंग में 5 करोड़ का इन्वेस्ट किया है तो कम से कम उसे मैं 15-20 साल तो यूज़ करूँगी ना। मशीन मैंने 10 लाख की परचेज करी है तो कम से कम मैं उससे एक्सपेक्ट करूँगी कि 10 साल मुझे ये दे, ठीक है। तो जिसको हम मेनी ईयर्स तक यूज़ करते हैं इट्स कॉल्ड फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट वन इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, जो हमारे हाथ में पैसा अभी है, लाइक सम मनी इज always required during production to make payments and buy other necessary items। raw material and money in hand are called working capital। यानी कि वो पैसा जो अभी हमारे हाथ में है उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, यानी कि जो अभी आपके काम में ज़रूरी है। यानी आपका काम तभी हो सकता है जैसे कोई भी कच्चा माल खरीदना, किसी भी तरीके की कोई चीज़ खरीद के उसको प्रोड्यूस करना, इट्स कॉल्ड रॉ मटेरियल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर? पालमपुर की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है? तो ये तो हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था। पालमपुर की जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी वो क्या थी? वो थी फार्मिंग, दैट्स इट। तो फार्मिंग इन लोगों का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी। और एक लाइन मैंने और बढ़ा दी है, 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। ये मैंने आप लोगों को चैप्टर के दौरान भी बताया था कि हमारा सिर्फ पालमपुर ही नहीं, इंडिया जो है उसका 75% पीपल जो है उनका लिवलीहुड डिपेंड है फार्मिंग पर। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्रॉप्स इन पालमपुर? पालमपुर में कितने तरह के क्रॉप्स? देखो, रेनी सीजन में वहां पे खरीफ क्रॉप होता था, फार्मर्स इसे ग्रो करते थे, इसमें ज्वार एंड बाजरा शामिल होता था। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, और उसके बाद पोटैटो होता था अक्टूबर और दिसंबर के बीच। और फिर बात करें विंटर सीजन की तो वो राबी सीजन होता था। फील्ड्स आर सोन विद वीट, फील्ड्स में वीट गेहूं बोया जाता था। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। इसके अलावा कुछ पार्ट जो होता था उसमें शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जेगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। तो शुगर केन एक तरह से लोगों का रॉ होता था। रॉ इसलिए होता था क्योंकि ये फिनिश गुड्स लेते थे गुड़ को, और फिर ये गुड़ बेच देते थे किसी दूसरे गांव में जिसका नाम था शाहपुर। ठीक है, तो ये जो थी वहाँ के मेन क्रॉप्स थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज कैपिटल ओब्टेन्ड बाय फार्मर्स? अब फार्मर्स कैसे कैपिटल लेते थे? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वहाँ के जो फार्मर्स थे उनके पास पैसा कैसे आता था। वो क्या करते थे, वो मनी लेंडर्स से बोरो करते थे पैसा, और अरेंज कैपिटल फ्रॉम बिगेस्ट फार्मर, और बड़े बड़े फार्मर्स से अरेंज करते थे। while medium and large farmers can arrange capital from their own savings और banks। और वो क्या करते थे, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते थे वो अपना कैपिटल अरेंज करते थे अपनी सेविंग से, क्योंकि वो तो रिच ही थे। वो तो हर साल अच्छी खासी अपनी सेविंग कर लेते थे और उसी में से वो पैसा जो है अपनी प्रोडक्शन के लिए लगाते थे। और जो स्मॉल फार्मर्स थे वो बोरो करते थे मनी लैंडर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिटेड फार्मर्स इन पालमपुर? जो इलेक्ट्रिसिटी थी, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी भी थी, यानी एक छोटा सा गांव उसमें हर फैसिलिटी थी। तो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह हेल्प करती थी? देखो, इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन क्रूशियल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन एंड हैज हेल्प्ड विद ट्यूबवेल्स लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यस, तो ये क्या करती थी, जो लोग फार्मिंग करते थे उसको नए मेथड से, मॉडर्न मेथड से करने में हेल्प करती थी, जिससे क्या होता था, फार्मिंग में कुछ इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी होती थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर इक्विटेबल? ये भी हमने पढ़ा था कि पालमपुर में जो लैंड है क्या वो इक्वली डिवाइड होता था? नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि इसका जो कल्टिवेटेड लैंड इज अनइवन विद अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लैंड हील्ड बाय अ फ्यू लार्ज फार्मर्स। क्योंकि अगर एक लैंड था तो इसका बहुत बड़ा पोर्शन तो लार्ज फार्मर्स के पास था और बाकी का जो बचा पोर्शन था वो इन लोगों को मिलता था। तो उसमें से भी ये लोग रेंट पे लेते थे, मतलब इनका अपना नहीं होता था। तो ये जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो इक्वल नहीं था। What problems do farm laborers face? ये जो फार्म लेबरर्स थे ये क्या प्रॉब्लम्स फेस करते थे? आर ऑफन लैंडलेस एंड फेस अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, एक तो ये लोग लैंडलेस होते थे, इनके पास अपनी ज़मीन ही नहीं होती थी। दूसरा, ये अनएम्प्लॉयड होते थे एंड देयर वेजेस इन पालमपुर आर लोअर देन द मिनिमम वेज। और इनकी जो मजदूरी होती थी वो जो एक्चुअल इंसान की मजदूरी होनी चाहिए उससे बहुत कम होती थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री? अब ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, यानी कि फार्मिंग के दो मेथड होते थे, एक ट्रेडिशनल मेथड, यही पुराना ढिचारा आप लोग फॉलो कर रहे हो, एक मॉडर्न मेथड। तो ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड था, क्या ये एक ज़्यादा इनपुट, मतलब रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, मतलब इसको ज़्यादा इनपुट चाहिए होता था जो कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये इन्होंने क्वेश्चन किया है, तो देख लेते हैं। नो डाउट
मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर्स मोर इनपुट्स देन ट्रेडिशनल फार्मिंग। देखो ट्रेडिशनल फार्मिंग में आपको लिमिटेड चीज़ें चाहिए होती थी, ठीक है, आदमी चाहिए, बैल चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है। जो मॉडर्न फार्मिंग होती थी उसमें आपको मॉडर्न चीज़ें चाहिए, तो उन मॉडर्न चीज़ों को कहाँ करना पड़ेगा, वो मॉडर्न चीज़ें बनेंगी इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जैसे जो भी मशीन वगैरह हो गई, ठीक है। तो नो डाउट कि मॉडर्न फार्मिंग में ज़्यादा हमें इनपुट चाहिए, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए हमें, पेस्टिसाइड्स चाहिए, पंप सेट्स, फार्म मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, HYV सीड्स, वाटर सप्लाई। तो ये क्या होती थी, ये आप लोगों की काफ़ी महंगी हो जाती थी लेकिन एक अच्छा आउटपुट देती थी। अब ये तो वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है, एक अच्छा आप जब किसी को इनपुट दोगे तभी आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। चलिए, तो ये तो कुछ वो क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा था कि चैप्टर में से बन सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है NCERT सॉल्यूशन जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, ताकि आप लोग ये ना कहो कि बुक के क्वेश्चंस कवर नहीं हुए। तो इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आप लोगों को अपने ओपिनियंस देने थे, तो वो मैंने स्किप कर दिए, वो आप लोग अपने ओपिनियंस देना। कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि मुझे ये देने चाहिए तो मैंने इनको कवर कर दिया है इस वीडियो में। सबसे पहले, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो पालमपुर में कैसे हेल्प करती है। द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर्स इन पालमपुर इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। सबसे पहले देखो, मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, यानी कि ज़्यादातर हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस थे। इट इज़ यूज टू रन ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, जो फील्ड्स होती थी वहाँ पर लोग जो है ट्यूबवेल्स जो है वो यूज़ करते थे। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, और छोटे छोटे बिजनेस के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती थी। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसने फार्मर्स की काफ़ी हेल्प करी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, वाई। क्या ये ज़रूरी है कि इरिगेशन का एरिया इंक्रीज होना चाहिए और क्यों, देख लेते हैं। Irrigation facilities are available only to about 40% of the cultivation land area in the country, यानी कि हमारा जो कंट्री का लैंड है उसमें 40% जो है आपका इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। द रेस्ट ऑफ द लैंड यानी कि 60% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया स्टिल डिपेंडेड ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन, यानी आप जो है नेचर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। सिर्फ 40% ही आपका जो है वो इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, बाकी 60% आपको रेन पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा, ठीक है, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। इट मीन्स दैट द बेनिफिट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग कैन नॉट बी अचीव्ड बाय 60% ऑफ द फार्मर्स इन द कंट्री। तो जाहिर सी बात है 60% ज़्यादा है, तो आपको अगर एक अच्छा वो अचीव करना है तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो रेन को। दे प्रोड्यूस लेस एंड सो देयर इनकम इज ऑल्सो लो, दस दे लिव इन पॉवर्टी। तो आप 40% तो कर सकते हो लेकिन 40% 60% से कम है, तो इसीलिए आप जो है कम प्रोड्यूस कर पाते हो, जिस वजह से इनकम भी कम होती है और पॉवर्टी बनी रहती है। Therefore, if these farmers are to be brought out of poverty, farm productivity has to increase. This is only possible when they use modern farming method and dependable irrigation facilities, and it is important to increase the area under irrigation. Yes, very right. मतलब कहने का ये है कि अगर फार्मर्स अपनी पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर उनको मॉडर्न फार्मिंग मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। वो रेनफॉल पर डिपेंड होने की बजाय मॉडर्न फार्मिंग मेथड को फॉलो करें, ज़्यादा पैसा लगाएं, ज़्यादा खर्च करें और ज़्यादा उनको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस, यानी कि जो व्हाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स, जो फार्म लेबरर्स की वेजेस थी इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस से क्यों लेस थी, ठीक है, देख लेते हैं। देखो, अ वेज्ड लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फॉर्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग, फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। एक फार्म लेबरर क्या करता था, वो डेली बेसिस पर एक एक्टिविटी करता है, हार्वेस्टिंग करता है, पूरा साल करता है। बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल,
और बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जो मनी को क्या करते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है। दे बोरो फ्रॉम large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation। अब ये लोग क्या करते हैं, लार्ज फार्मर्स से, मनी लेंडर्स से बोरो करते हैं, द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर कल्टीवेशन, और जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सप्लाई करते हैं बहुत सारे इनपुट्स को, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। और ये क्या करते हैं, जो लोन का इंटरेस्ट लेते हैं मजदूरों से, मजदूर तो नहीं कहेंगे, किसानों से, वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। अब उनको क्या हो जाता है, उनको डिस्ट्रेस हो जाता है लोन को रीपे करने का, वो रीपे नहीं कर पाते हैं, हैंड दे पे वेरी लो वेजेस टू द फार्म लेबरर्स। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो बहुत कम वेजेस में काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अपना लोन तो चुका नहीं पाएंगे, तो वेजेस के थ्रू वो अपना लोन चुकाते हैं, ज़्यादा काम करते हैं और कम पैसा लेते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, यूज एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब आप कौन से ऐसे डिफरेंट वेज से प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो जबकि आपके पास जो पीस ऑफ लैंड है वो सेम है। आप कुछ एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो, तो इसमें आप अपना माइंड भी यूज कर सकते हो। देखो, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर हमारे पास लैंड एक ही है और हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे मतलब उसको बढ़ाना है, डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर मल्टीपल क्रॉपिंग कर देंगे, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक से ज़्यादा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। तो ये सबसे ज़्यादा एक कॉमन वे है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। जो पालमपुर के फार्मर्स थे वो क्या करते थे, ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप ऑन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। यानी कि पिछले 15 से 25 सालों में पालमपुर के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कम से कम 2 क्रॉप्स जो है वो उगाते हैं, मतलब ग्रो करते हैं। एंड मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो, और बहुत सारे इसमें पोटैटो करते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। यानी कि जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स होते हैं वो कैसे कैपिटल को ऑब्टेन करते हैं फार्मिंग के लिए। हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स, और ये स्मॉल फार्मर्स से कैसे डिफरेंट है। इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट अगेन रिपीट है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। वो लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स का यूज करते हैं, ठीक है। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और उनको जितनी कैपिटल की नीड होती है उतना वो कैपिटल यूज करते हैं, और बाकी का पैसा उनका फिर भी बच जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो तो लोन दे रहे हैं, लोन पे वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उनके पास बहुत पैसा होता है, तो उसमें से कुछ परसेंट वो बचा लेते हैं, कुछ परसेंट बल्कि यूज करते हैं और बाकी का बचा लेते हैं, और फिर वही बचा हुआ पैसा वो अपने उसमें लगा देते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में। ओके, अब आप लोग के 2 क्वेश्चंस और रहते हैं, इसको देख लेते हैं। ये ऑन व्हाट टर्म डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल। एक केस है, सविता तेजपाल सिंह से लोन ले रही है। वुड सविता's कंडीशन बी डिफरेंट इफ शी कुड गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या सविता की सिचुएशन डिफरेंट होती अगर वो लोन ऐसे फार्मर से ना लेके बैंक से लेती? ऑफ कोर्स होती। दोनों केसेस पढ़ लेते हैं। देखो, सविता वॉज अ स्मॉल फार्मर, सविता एक स्मॉल फार्मर है तभी लोन ले रही है। शी प्लान टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टर लैंड। अब उसने प्लान किया कि वो अपने लैंड पर 1 हेक्टर जो है वीट को कल्टिवेट करेगी, बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सब के साथ। शी नीडेड कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। अब उसको वाटर की ज़रूरत है और रिपेयर हर फार्म, और जो भी उसके फार्म इंस्ट्रूमेंट है उनको रिपेयर करने की ज़रूरत है। शी एस्टिमेटेड दैट हिज वर्किंग कैपिटल itself would cost a minimum of ₹3,000। तो अब वर्किंग कैपिटल आप लोग याद करो, अभी हमने पढ़ा है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ठीक है।
तो वर्किंग कैपिटल के लिए उसको मतलब उसने ऐसा एज्यूम किया, एस्टिमेट किया कि मुझे 3,000 रुपये की ज़रूरत है। शी डिडेंट हैव द मनी, उसके पास पैसे नहीं है। शी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह अ लार्ज फार्मर। अब उसने डिसाइड करा कि मैं तेजपाल से लोन ले लेती हूँ, जो कि एक बड़ा फार्मर है। अब तेजपाल ने उसे लोन दे दिया और इंटरेस्ट रेट है 24%। ये हमने बुक में पढ़ा था, 24% बहुत होता है। अब मान लो कि आपने किसी से 100 रुपीज़ लिए तो आपको 124 रुपीज़ देने हैं, ठीक है, फॉर 4 मंथ, विच वॉज वेरी हाई इंटरेस्ट, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब इसकी कंडीशन कैसे डिफरेंस होती है अगर ये लोन लेती बैंक से। देखो, Savita also had to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at ₹35 per day. Savita knew that this wage is quite low and she will have to work very hard to complete harvesting on her own field. अब देखो, सविता को प्रॉमिस किया गया कि उसको जो है 35 पर डे मिलेगा, जबकि वो ये बात जानती है कि वो जो मेहनत कर रही है वो इससे ज़्यादा कर रही है। एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबर फॉर तेजपाल सिंह। अब वो फार्म तेजपाल सिंह के लिए काम करेगी। सविता एग्री टू दोज टफ कंडीशन, मगर वो उसे एग्री होना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एज शी नो दैट गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। तो इस तरह से लोन जो होता है वो किसी भी स्मॉल फार्मर के लिए डिफिकल्ट बन जाता है। हाँ, उसकी कंडीशन डिफरेंट होती अगर वो बैंक से लोन लेती, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम होता है। इन्होंने इंटरेस्ट नहीं बताया है, बट बहुत कम होता, मतलब इसके मुकाबले काफ़ी कम होता। लास्ट क्वेश्चन है, what can be done so that more non-farm production activities can be stored in villages। अच्छा, एक नॉन फार्म एक्टिविटी का भी क्वेश्चन डाल दिया है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था फार्मिंग एक्टिविटी और लास्ट में नॉन फार्मिंग भी था। तो ये क्या है, ओके, ये कैसे स्टार्ट की गई। द विलेजेस मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड देयर बेनिफिट्स। जो विलेजर्स हैं उनको ये जानना भी ज़रूरी है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ किस तरह से बेनिफिशियल हैं। दे मस्ट ऑल्सो बी taught the methods of doing such activities. The villages who have the impression that they can earn only by farming। अब देखो, किसी के लिए भी ये जानना जरूरी है, अगर सारे फार्मिंग ही करते रहेंगे तो फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन करेगा। तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मस्ट बी गिवन प्रॉपर गाइडेंस एंड हेल्प टू डू सच एक्टिविटीज़। और ये जो है आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है जिससे आप जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए हेल्प कर सकते हैं। जो हमने पढ़ा था डेयरी फार्मिंग, डेयरी और स्मॉल बिजनेसेस वगैरह, ठीक है। तो ये पालमपुर का आपका चैप्टर था और ये सारे उसके क्वेश्चन थे। इससे बाहर आप लोगों का कुछ नहीं आना है। आप लोग एक बार चैप्टर पढ़ लो, मतलब जो मैंने आपको दिया था वो पढ़ लो, और एक बार ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लो। इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।